नमस्कार दोस्तों। एनसीपीसीआर ने आज देश के सभी मदरसों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले जितने भी गैर मुस्लिम छात्र या छात्राएं हैं, उनको वहां से निकाल करके किसी सामान्य शिक्षण संस्थान में उनका प्रवेश दिया जाए। बात आती है आर्टिकल 28 के क्लास 3 की। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसको आधार बनाकर इस आयोग ने अपने आदेश को पारित किया है। आइए समझते हैं कि इसकी कितनी सत्यता है, इसमें कितनी सत्यता है और इसके एवज में मदरसों का क्या बयान है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनसीपीसीआर, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई थी, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रहे, इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई थी और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। और यह आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये तो आयोग का कुछ बेसिक फंडा था, बेसिक फंडामेंटल जो आधारभूत एक ढांचा कह लीजिए आप उसका, वो चीज़ था। आयोग में अगर आयोग की थोड़ी सी एक संरचना के बारे में अगर ध्यान दें, उसके बारे में जरा बात करें तो आयोग में टोटल 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को लेकर के टोटल 7 सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनकी आयु जो है वो मैक्सिमम 65 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं इस आयोग में। और जो सदस्य होते हैं, सदस्य 60 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन जो इसमें सदस्य होते हैं उसमें 2 महिला सदस्य का होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये तो हो गया आयोग की संरचना। अब बात ये आती है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया कि मदरसों में पढ़ने वाले जो गैर मुस्लिम छात्र या छात्राएं हैं उनको निकाल करके सामान्य शिक्षण संस्थान में उनका प्रवेश कराना चाहती है। तो आयोग ने ये आरोप लगाया है मदरसों पे कि पहली बात कि आयोग ने ये कहा है मदरसों पे आरोप लगाते हुए कि मदरसे जो हैं संविधान में दिए गए आर्टिकल 28 की क्लास 3 का उल्लंघन किए हैं, या फिर उनका जो तरीका है या फिर जिस हिसाब से उसमें पढ़ाई लिखाई चल रही है वो आर्टिकल 28 की क्लास 3 का उल्लंघन है। दूसरी चीज उनका तर्क ये है कि मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्थान है, मदरसा जो है एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अभी इसकी बात की हम पुष्टि करेंगे कि कितना ये सच है और कितना ये झूठ है, या फिर आयोग द्वारा लगाए गए आरोप या फिर जारी किए गए आदेश में कितनी सत्यता है या फिर कितनी गंभीरता है। इस बात को हम समझेंगे। तो जरा देख लेते हैं कि आयोग ने आखिर कौन सा आदेश पारित किया है। आयोग ने यह आदेश पारित किया है कि अनुदानित या मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम, ध्यान रहे गैर मुस्लिम, जो छात्र मुस्लिम नहीं है, छात्र छात्राओं को मार्क करें, मतलब उनको चिन्हित करें और उन्हें वहां से निकालकर आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार बन गया है, मूल कर्तव्य में भी इनकी बातें कुछ कही गई हैं। तो वही कहा गया कि आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत जो है सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला करवाएं। किसको? जो गैर मुस्लिम छात्र हैं, मतलब कि मुस्लिम के अलावा जो छात्र हैं, जैसे हिंदू हो गए और भी किसी धर्म के हो गए, अगर ऐसे छात्र हैं जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको वहां से निकाला जाए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत उनको सामान्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाए और पढ़ाया जाए उनको। क्योंकि उनका ये तर्क है, उनका मजबूत तर्क 2 है कि पहले तो कह रहे हैं कि उसमें मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। दूसरा उनका तर्क ये है कि मदरसे जो हैं आर्टिकल 28 की क्लास 3 का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये जानने वाली बात ये हो गई है कि आखिर आर्टिकल 28(3) में कहा क्या गया है। उसको जानने से पहले क्लास हमेशा संविधान के बाद संशोधन करके जोड़े जाते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये संविधान में 1949 में ही लिख दिया गया था इन बातों को। तो आइए जरा एक बार देखते हैं कि आर्टिकल 28 में क्या कहा गया था, उसके बाद फिर आते हैं कि 28 की क्लास 3 में क्या कहा गया। तो जैसे देखेंगे आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों, ध्यान रहे, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा
या फिर धार्मिक उपासना, मतलब कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना मतलब कि धार्मिक रूप से पूजा पाठ करना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। मतलब कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को लेकर के आपकी स्वतंत्रता को निश्चित किया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहीं आर्टिकल 28 की क्लास 3 में क्या बात कही गई है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ध्यान रहे इस बात को, कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा, ध्यान में इस बात का नाम लिया गया, किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में आयोजित होने वाली धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। बात रहे ध्यान, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें कहा गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 28(3) की कही हुई बातों को आधार बनाकर आयोग ने अपना आदेश पारित किया है और ये बार बार कह रहा है कि मदरसों ने इस आर्टिकल 28 की क्लास 3 का उल्लंघन किया है। वहीं अगर देखा जाए, सोचा जाए इस बारे में लेकर के, तो हमेशा एक पक्ष की बातें नहीं करनी चाहिए, कुछ दूसरे पक्ष की बातों को भी सुनना चाहिए। तो मदरसा पक्ष के जो अध्यक्ष हैं, परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में धार्मिक भेदभाव उत्पन्न करने के लिए आदेश पारित किया गया है। अब आप जरा सोच के इस बात को बताइएगा कि ये आदेश कितना आधारभूत तरीके से जारी किया गया है या फिर कितना इसका निराधार है। आप इसको जरा सोचिएगा। मदरसा परिषद के अध्यक्ष ये कहते हैं कि इसमें जो है जो धार्मिक भेदभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है, वही उनके महासचिव कहते हैं, मदरसा परिषद के महासचिव का कहना है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई में हम कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई में हम कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि जो उर्दू एक सब्जेक्ट है वो भी इनका एक ऐच्छिक विषय है, ना कि अनैच्छिक नहीं, बिल्कुल ऐच्छिक विषय है चीज़ें। तो अगर इस बात में इस तरह की सच्चाई है तो आयोग ने 1949 से लेकर अभी तक ऐसे कोई आदेश क्यों नहीं पारित किए? अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि उनको ऐसा क्या लगने लगा कि मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को निकाल करके उसको सामान्य शिक्षण संस्थानों में डाला जाए? तो ऐसी बातों के मैं इसलिए इस टॉपिक को मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी इस बार यूपीएससी में मूल अधिकार से क्वेश्चन आने ही आने हैं और आए तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो है बिल्कुल करंट में चल रही हैं और इनमें अपनी सोच को डेवलप करिए। अगर आप अपनी सोच को डेवलप कर ले गए तो आप प्री से भी क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ आप कर ले जाएंगे, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस पर बहुत अच्छी कड़ी लिख ले जाएंगे। धार्मिक शिक्षा में भी धार्मिक कह रहे हैं, निबंध में भी धर्म से लेकर सांप्रदायिकता से लेकर हर एक चीज़ों में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के आप सब कुछ हर एक पॉइंट में इसको जोड़ सकते हैं। तो अब जरा मैं एक चीज़ और ऐसा बता रहा हूँ, जैसे यूपी में कुल 16,000 मदरसे हैं। यूपी में कुल 16,000 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, 600 ऐसे मदरसे हैं जो अनुदानित हैं, 8,000 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो पहला तो उनका आदेश हुआ धार्मिक शिक्षा को लेकर के कि मदरसों में ये धार्मिक शिक्षा देते हैं, इस वजह से हम वहाँ से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाना चाहते हैं। दूसरा तर्क इनका हो गया कि आर्टिकल 28 की क्लास 3 का ये उल्लंघन करके मदरसा जो उल्लंघन मतलब मदरसा में जो शिक्षा है गैर मुस्लिम छात्रों का, ये उनका मतलब कि 28 की क्लास 3 का उल्लंघन है। तीसरी चीज कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और उनको सरकार को स्कॉलरशिप देनी पड़ती है, वजीफा देना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ों को हम चिन्हित करके किनारे करेंगे और फिर उन पर उचित कार्यवाही करेंगे। तो आप जरा इनके बारे में सोचिए, अपने तर्क को मजबूत करिए, अपने विचारों से जरा सोचिए, समझिए इस चीज़ को और अपने आंसर में क्या लिखना है उसको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन राइट करिए और क्वेश्चन का आंसर इसके बेस पे, इस आयोग के बेस पे आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए, एक एक चीज़। हम फिर से एक बार मतलब कि रिकॉल करना चाहेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे
कि जो NCPCR है इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कैसा निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी, इस बात को ध्यान रखें। और यह जो आयोग है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में था, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं, कितने महिला सदस्यों का होना जरूरी है। तो इसमें कुल टोटल 7 सदस्य होते हैं। 7 में से एक अध्यक्ष का पद होता है, जो अपनी सेवा 65 साल की उम्र तक दे सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो 6 सदस्य होते हैं, 6 में से 2 जो है महिला सदस्य का होना बहुत जरूरी है। और इसमें पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़ करके जो सदस्यों की उम्र है सेवा देने की अपने, वो कितनी हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा वो 60 साल है। इनका काम क्या होता है कि 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का नियमित पढ़ाई, कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके क्या क्या अधिकार है, वो उनको अधिकार प्राप्त हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जबकि मदरसा का कहना यह है कि कुछ गांव, कुछ कस्बे, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे सामान्य शिक्षण संस्थान न होने के कारण गैर मुस्लिम छात्र भी मदरसों में पढ़ने आते हैं। उनका क्या किया जाए, उनको कैसे मना किया जाए इस चीज़ को लिए। हालांकि मना करने का प्रावधान नहीं कहता है, बल्कि बस ये आर्टिकल जो ये प्रावधान करता है कि ऐसी जगह आपको धार्मिक शिक्षा में, धार्मिक उपासना में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप भाग लेते हैं या फिर ऐसे छात्र जो मजबूर हैं ऐसे शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए, तो उनके लिए भी एक प्रावधान किया गया है कि क्या उनके गार्जियन से, उनके अभिभावक से इसकी अनुमति ली गई है या नहीं। तो ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच करके आयोग जो है जिनको चिन्हित करेगा, उनको किनारे करेगा, और जिनको जब आयोग को ये लगेगा कि ऐसे छात्रों को हमको यहाँ से निकाल करके सामान्य शिक्षण संस्थानों में डालने चाहिए, वो फिर अपनी वो उचित कार्रवाई करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा प्रकरण समझ गए होंगे हर एक तरीके से। और अगर मेंस में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी सोच को आप डेवलपमेंट करिए। यूपीएससी आपकी सोच को खोजता है, आपकी रटंत विद्या को नहीं। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ।